शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर नंबर 4 है, याद रखिएगा। और ये है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वही पढ़ाए जाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आप वो टॉपिक नहीं देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि व्यर्थ का मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अम्ल, क्षार हुआ, धातु अधातु हुए, ये सब पढ़ लूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि सभी यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो एक यौगिक को दूसरे से अलग करता है। यही है हमारा अम्ल और क्षार और लवण की बात करते हैं। तो सभी यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण के रूप में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, अलग अलग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, वर्गीकरण करते हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो एक यौगिक को दूसरे यौगिक से अलग करता है, याद रखिएगा। अब जैसे अम्ल की परिभाषा पूछते, तो अम्ल क्या है भाई? अम्ल तो एसिड होता है, हम जानते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद जो है क्या होता है? खट्टा होता है, खट्टा स्वाद होता है। एक या अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रखते हो और जिनके जलीय विलयन नीले लिटमस नीले लिटमस को लाल तथा मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, उसी को हम अम्ल कहते हैं। देखिए, विस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं। विस्थापनशील मतलब विस्थापन है, स्थापन नहीं होगा। ये जो होते हैं, कहने का मतलब कि ये स्थापनशील है ही नहीं, ये कभी भी भटकता रहता है बेचारा। तो ये विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रखता है कौन? अम्ल। अम्ल में खट्टापन होता है, इसके कारण इसमें परमाणु जो रखेंगे वो हाइड्रोजन परमाणु रखता है, याद रखिएगा। जो कि भटकते हुए आत्मा कहिए इसको। और याद रखिए, जिनके जलीय विलयन जो होते हैं, जल का जो विलयन होते हैं, जो घुल जाते हैं जल में, वो नीले लिटमस को जो है लाल रूप में, ठीक है, लाल तथा मेथिल जो मिथिल ऑरेंज बोलिए, ऑरेंज बोलिए, उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ऑरेंज को लाल कर देगा और नीले लिटमस को लाल, याद रखिएगा। तो नीले लिटमस को लाल तथा ऑरेंज को लाल कर देगा, यही ध्यान रखना है। नीले लिटमस लाल, ऑरेंज लाल कर देगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अम्ल के जलीय विलयन के गुण की बात करते हैं। तो जल के विलयन, तो देखिए, नीला लिटमस पेपर अगर आपके पास है, नीला रंग का है, तो वो लाल हो जाएगा, याद रखिए। अगर ऑरेंज कलर का है तो भी लाल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो मिथिल मिथिल ऑरेंज अगर आपके पास पेपर है तो समझिए लाल हो जाएगा। ये अम्ल का है। अम्ल मतलब एसिड, है ना। एसिड तो जानते ही हैं, खट्टा होता है। एसिड है ना अम्ल जी, कि कुछ और है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, है ना। चलिए, उदाहरण में ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लीजिए, जिसे HCl बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दीजिए। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड बोल दीजिए, जिसका सूत्र होता है HNO3 बोल दीजिए। ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है जी। अब सल्फ्यूरिक अम्ल पूछे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बोल दीजिए। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, याद रखेंगे। अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। ये धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, अधिक उत्पन्न करता है, क्योंकि विस्थापनशील है। ये विस्थापन नहीं हो सकता, स्थापना नहीं हो सकता इसका। ये रिपीट होता है। विस्थापन मतलब बार बार स्थापना हो सकता है इसका, ये कहने का मतलब है। उदाहरण के लिए ले लीजिए Zn+2HCl, ये ले लीजिए, जिसको समीकरण करिएगा तो ZnCl2+H2 अलग हो जाएगा, जो कि ऊपर की ओर इंडिकेशन है, मतलब अपना बढ़ोतरी करेगा। तो ये आप याद कर सकते हैं। जैसे नोट कर लीजिए कि अम्ल पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन है ना जी, H+ मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजनशील है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन होते हैं, याद रखेंगे। और वही परमाणु रखता है, हाइड्रोजन परमाणु रखता है, ऐसे बोलिएगा H+। आप चाहें तो नरेंद्र अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर सकते हैं। चलिए, अम्लों के प्रकार हम थोड़े पढ़ लेते हैं। अम्ल के प्रकार बहुत सारे होते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं। तो अम्ल के प्रकार हैं कि अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल जिसे कहेंगे, आप उसे मिनरल एसिड बोल दीजिए, या आइनो या इनऑर्गेनिक
एसिड बोल सकते हैं। आई नो बोल रहा हूँ, इनऑर्गन या ऑर्गेनिक या मिनरल एसिड बोल दीजिए अकार्बनिक अम्ल को। यही कार्बनिक हो जाएगा तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि ये आमतौर पर पृथ्वी की भूपर पट्टी में उपस्थित खनिजों से जो है खनिजों से क्या कर रहा है, तैयार किया जाता है या तैयार होता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल जो होते हैं जिसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं या मिनरल एसिड बोलते हैं, ये क्या होते हैं कि भूपर पट्टी मतलब भूमि पर उपस्थित होते हैं, खनिज से तैयार किए जाते हैं। याद रखिए जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 क्या था बताइए, क्या था, हम अभी दिमाग से स्किप कर गया, बताइए आप ही से क्या बोलते हैं। तो इसका आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग कि देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदाहरण है किसका, अकार्बनिक अम्ल का। याद रखिएगा एसिड का, जिसे HCl बोलते हैं, इसे खनिज अम्ल भी बोला जाता है, याद रखना है। नाइट्रिक अम्ल है, ये भी खनिज अम्ल में आता है, HNO3 आता है, जिसका किसका सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का, भूलिएगा मत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ये सब जो है हमारा खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल के जगह पे हो सकता है मिनरल एसिड दे दे, नहीं तो इन ऑर्गेनिक दे दे, मतलब अकार्बनिक अम्ल दे दे। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, खनिज अम्ल का है चाहे अकार्बनिक अम्ल, दोनों का एक ही नाम है। अब पूछ देता है, ऐसा कंफ्यूजन कर देता है। जैसे दूसरा पॉइंट देखिए अम्ल का दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं जिसे खाद्य अम्ल भी कहते हैं, खाने के उपयोग में करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं इसे, या आप इसे एडिबल एसिड भी बोल सकते हैं। ईटिंग ऐसे याद है ना, इट एडिबल ऐसे याद रखेंगे, एडिबल बोलिए एसिड। ये हम अपने भाषा में कभी कभी याद दिलाने के लिए करते हैं, कभी कभी जैसे देखिए बहुत लोग ट्रिक दिलाते हैं, तो ट्रिक के जगह पे हम ऐसे शब्द ही बोल देंगे जिससे आपको याद रहे। तो एडिबल मतलब इडली, इडली खाते हैं ना जी, खाद्य अम्ल हो गए जी। तो दूसरा है, तो खाद्य अम्ल क्या है, वे पौधे या आप कह सकते हैं जंतु से प्राप्त किए जाते हैं और पर्यावरण में पाए जाते हैं, उसी को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं या खाद्य अम्ल कहते हैं। जैसे में मान लीजिए साइट्रिक अम्ल, ये हम फलों से मिल जाता है। लैक्टिक अम्ल जिसे दूध और दही से मिल जाता है। एसिटिक अम्ल जो पेड़ पौधे से हमको जड़ी बूटी से मिल जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, मतलब एसिड सब में लगा दिए, अम्ल को एसिड ही कहते हैं। तो ये सब हमको कार्बनिक अम्ल में मिलते हैं, जिसे खाद्य अम्ल कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है। अब हाइड्रा अम्ल की बात करते हैं, हाइड्रा एसिड की बात करेंगे। अब हाइड्रा एसिड है तो जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाया जाता है किंतु ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, मतलब होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, उन्हें ही हाइड्रा अम्ल कहते हैं, हाइड्रा एसिड कहते हैं। याद रखिएगा जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, याद रखिएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, पढ़े होंगे ये सब, मेरा पहला टॉपिक देखे होंगे ना, उसमें ये सब है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ही HBr बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सूत्र भी HCl होता है। अब हाइड्रोसायनिक अम्ल जिसे बोलते हैं, हाइड्रोसायनिक अम्ल मतलब HCN बोलते हैं, HCN बोला जाता है हाइड्रोसायनिक अम्ल को। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम जो जिसे बोल रहे हैं HCl को बोलते हैं, जिसमें Cl जो है हमारा, ये आपको हाइड्रा के रूप में दिखाया गया है, Br को हाइड्रा के रूप में दिखाया गया है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनिक, तो हाइड्रोजन साइनिक जो है, साइनिक मतलब C है जो कि डबल बॉन्ड दिखा रहा है आपका, N है। तो ऐसे आपको ये समझ में आएगा कि ये हाइड्रिक अम्ल में आते हैं। एग्जाम्पल में ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या कि हाइड्रिक अम्ल का बताइए एग्जाम्पल, तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल है। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको सब में दिख जाए, कार्बनिक में भी दिख जाए, हाइड्रा अम्ल में दिख जाए, लेकिन हाइड्रा ब्रोमाइड तो नहीं दिखेगा, HBr दिखेगा ना जी। तो ऐसे भी। अब देखिए इसी में चौथे पॉइंट है ऑक्सिक अम्ल। ऑक्सिक अम्ल क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिक अम्ल जो होता है जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं उन्हें ऑक्सिक अम्ल कहते हैं, ऑक्सिक एसिड कहते हैं। जैसे में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोलते हैं ना H2SO4, याद रखिएगा। फास्फोरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं सूत्र में, H3PO4। H3PO4 किसका नाम है जी,
फास्फोरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल किसका नाम है? नाइट्रिक का सूत्र क्या होता है? HNO3 जी। तो ये सब क्या है जी? ये ऑक्सिक अम्ल है जी, ऑक्सिक एसिड है जी। आप देख लीजिए सल्फ्यूरिक का बात करते हैं तो एस यहाँ पे कर दीजिए और OH को बॉन्डिंग में कर दीजिए, डबल बॉन्ड में O को कर दीजिए, बस याद रखिएगा। इसी तरह P को बीच में रख दीजिए, P को और O को जो है एक बॉन्ड है इसमें, है ना, और डबल इसमें जो है OH 3 है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये सब भी आपको अगर पढ़ना है तो आवृत्त जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो पार करते हैं। जैसे प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल जो बहुत ही एक्टिवेट कहिए उसे, इसलिए इनकी चालकता अधिक हो जाती है, एक्टिविटी इनका अधिक होता है। पूर्णतः आयनीकरण जो है आपको देख लीजिए, जिसे प्रबल अम्ल बोलते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बोलिए, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, है ना, एक्टिवेट, जैसे एक्टिव है। तो वे जो है, मान लीजिए ये कहिए या वे अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयोजित हो जाते हैं, मतलब जलीय विलयन में घुल जाते हैं, ये कह सकते हैं। और ये भी कहिए कि ये प्रबल अम्ल है जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको सब आ जाएंगे, खनिज अम्ल आ जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा खनिज अम्ल की तरफ से, HCl आ जाएंगे, नाइट्रिक अम्ल आ जाएंगे जिसे HNO3 बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोलते हैं? जिसे H2SO4 को बोलते हैं, ये भी आपका इसमें घुलनशील हो जाएगा। अब फास्फोरिक अम्ल जो होते हैं ये भी H3PO4 जो सूत्र हैं ये भी घुलनशील हो जाते हैं, ये प्रबल अम्ल में एग्जाम्पल के रूप में आता है। अब देखिए अम्ल के प्रकार की बात करते हैं, तो अम्ल के प्रकार तो हम पढ़े हैं और ये अम्ल के प्रकार की ये बांटा गया है, तो आप ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिए 6 नंबर पॉइंट है दुर्लभ अम्ल। क्या है? दुर्लभ। तो दुर्लभ जो अम्ल है ये जो होता है अपनी जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ये दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं, मतलब वीक एसिड कहलाता है, बेचारा दुर्लभ है। जैसे में मान लीजिए एग्जांपल में ये सब देखिए, केवल कुछ ही अणु इसमें आयनित होंगे, पूर्णतः घुलन मिलन नहीं होगा, आयनीकरण नहीं होगा इसमें। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल का सूत्र देख लीजिए, इस समीकरण के साथ बताते हैं। CH3 COOH प्लस H2O के साथ समीकरण करता है, मान लीजिए, तो इसमें एसीटेट आयन इसमें मिलता है जो कि निगेटिव में होगा, प्लस हाइड्रोजन जो है हाइड्रोनियम आयन इसमें मिलाया जाएगा, मतलब H3O प्लस इसमें मिलाया जाएगा, तभी ये समीकरण निकलेगा, जो कि ये दुर्लभ कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ऑप्शन में पूछ दे तो कार्बन अम्ल, कार्बन जो अम्ल हैं, कार्बन एसिड जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब दुर्लभ अम्ल में रख सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल को रख लीजिए, पूछ देता है कि दुर्लभ अम्ल जो है वीक एसिड कौन सा है जी, तो एसिटिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल आता है आपका दुर्लभ में, कार्बनिक अम्ल जो है ये सब आता है बिग एसिड में। तो बिग एसिड में तो एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछ दे तो बताइएगा CH3COOH बता देंगे। CH3COOH किसका सूत्र है जी? एसिटिक अम्ल का है। ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो और कुछ नहीं सूत्र है जी, COOH ब्रैकेट में 2 कर दीजिए जी। तो COOH ब्रैकेट में 2 है ऑक्जेलिक। कार्बनिक अम्ल का सूत्र है H2CO3 जी। क्लियर हो गए? आप यहाँ पे बॉन्ड देख सकते हैं, जैसे कि आपको ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, और भी चीज में पाया जाता है, सिरका में या विनेगर जिसे बोलते हैं, इसमें एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। कार्बनिक अम्ल जो है कार्बोनेटेड पीने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें पाए जाते हैं। चलिए, 7वां है तनु अम्ल। तनु अम्ल को बोलते हैं ड्यूलिट एसिड बोला जाता है। ड्यूलिट है, तनु है, जैसा सुन लीजिए। इनके जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता जो है, जिसे मात्रा बोलते हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत कम होता है तनु अम्ल में, जिसे हम ड्यूलिट एसिड बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। तो इसमें देखिए 1 गिलास पानी में थोड़ी मात्रा में HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला लीजिए, तो आपको ये कम मात्रा में मिलाइएगा तभी घुलेगा, ज्यादा में रखिए तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिए 8वां पॉइंट जो है, ये अम्ल का 8वां पॉइंट है, इसमें है सांद्रण अम्ल। सांद्रण अम्ल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी दे देता है, याद करने के लिए दे देता है, तो याद रखिएगा सांद्रण अम्ल को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। कौन को अलग कर दीजिए, सेन को अलग कर दीजिए, और ट्रेटेड
मतलब ट्रेड है, एसिड अलग कर दीजिए। भूलिएगा नहीं ना सांद्रण अम्ल को। ऐसे सांद्रण का मतलब होता है मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में पानी डालना है, कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, इस तरह का। तो इनके जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता जो होती है, मात्रा जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब तनु में कम होता है, इसमें अधिक होता है अपेक्षाकृत। तो बहुत कम पानी में अधिक मात्रा में H2SO4 लिया जाता है, जिसे हम सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल जो है डालते हैं जल में। क्लियर हो गया? सारांश के रूप में आप देख सकते हैं इस चीज को। देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत की हम बात करेंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं और उसके स्रोत हैं। और इसमें क्या है कि प्राकृतिक अम्ल में देखेंगे हम लोग कि अम्ल का नाम है और स्रोत है। जैसे एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में मिलता है आपको। फॉर्मिक अम्ल जो है वो हमारे चींटी के डंक में मिलता है। साइट्रिक अम्ल जो है हमारा नींबू कुल के सिट्रस में मिलता है, फल में मिलता है, जैसे संतरा, नींबू, ये सब में मिलेगा। लैक्टिक अम्ल में आपको दही मिलेगा, है ना? लैक्टिक अम्ल मतलब आप ये कहिए कि दही में क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपको पालक में मिलेगा, याद रखिएगा। अब एस्कार्बिक अम्ल जो होता है ये आंवला में, सिट्रस फल में, ये सब में मिलता है। और टार्टरिक टार्टरिक है, टर्टर करते रहता है ये अम्ल, तो आपको जानते हैं, चट चट खाते हैं तो चट सुना जीभ से निकलता है, आहा क्या खट्टा है, जैसे कि इमली। अंगूर भी खाते हैं तो आंख और जीभ दोनों लय में रहता है, खाते समय खट्टापन का महसूस करवाता है। कच्चे आम खाइए, ऐसे आवाज निकलते हैं, है ना? तो ये टटर करते रहते थे, इसलिए इसको टटरी कहते हैं। याद हो गया? कुछ आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम बता देते हैं। जैसे महत्वपूर्ण जानकारी ये खुद है, बुक में दिया है। सिंथोस नामक एक एंजाइम अमीनो अम्ल या सल्फा ऑक्साइड वैसे बोलते हैं, ऑक्साइड के ऋण यान को जो है सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। मतलब सिंथॉल जो होते हैं उसे उसमें सबसे पहले अमीनो अम्ल का सल्फो ऑक्साइड होता है, सल्फो ऑक्साइड बोलिए, जिसे सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित करता है, यही अंतर है। और भी याद करने का चाहें तो आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं, है ना? जैसे में आप याद कर सके, प्रकृति में कई अम्ल हैं, जिसमें अम्ल फल हैं, सब्जियां हैं, दूध उत्पाद हैं, कीट हैं, अन्न हैं, स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारा एसिड। याद कर सकते हैं अम्ल, है ना? चलिए अब अम्लों के गुणधर्म की बात करते हैं। अब अम्ल की गुणधर्म की बात हो रही है तो अवश्य हो रही है, क्योंकि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो अम्ल जो है हमारा, एसिड जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे एसिड प्लस धातु को, मेटल को मिला दीजिए, मतलब अम्ल प्लस धातु के साथ समीकरण करिएगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस का समीकरण होगा, याद रखिएगा, परिवर्तित होगा। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, टू, मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए 2HCl, टू। अब देखिए HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, प्लस Zn जिंक, इसका समीकरण अगर करिएगा तो ZnCl2 निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा, जिसे जिंक क्लोराइड आप बोल दीजिए। और प्लस में क्या निकलेगा? H। तो H जो 2 है ये H2 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन गैस है, इसी के साथ समीकरण निकल जाता है। तो H2 निकाल दिए कि नहीं गैस। अब इसमें और भी जानकारी दीजिए। अम्ल सभी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं, याद रखिएगा, जल बनाता है। CO2 या H2O बनाता है, ऐसे याद रखेंगे। जैसे हम अम्ल के साथ एसिड के साथ कार्बोनेट मिला दीजिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाइएगा तो लवण और CO2 प्लस जल का जो है समीकरण निकलेगा, याद रखिएगा, समीकरण होगा। इसी तरह उदाहरण में और भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लिए और सोडियम कार्बोनेट के साथ समीकरण निकालिए तो इसमें सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और इसमें CO2 अलग हो जाएंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे और जल भी अलग हो जाएगा। इसमें H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कर रहे हैं तो इसमें सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा, मतलब Na2SO4 अलग हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसमें 2CO2 मतलब 2 निकल जाएगा, ये जो 2 है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे और 2H2O तो होगा, जल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये समीकरण आपका निकलता है और निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। ये हो गए अम्ल और क्षार की पारस्परिक जो अभिक्रिया होते हैं,
उसकी भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। लवण और तथा जल हो गए। अब अम्ल और क्षार का परस्पर अभिक्रिया होगा, मिलन होगा, रिएक्शन होगा, तो ये होंगे। ऐसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल और क्षार का मिलन होता है तो। ठीक है, याद रखिएगा। जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे अम्ल और क्षार का मिलाएगा तो लवण और जल निकलेगा। नहीं जी, नमक और जल हो जाएगा। एक लवण है तो एक जल है, ऐसे याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा जानते हैं। अब जैसे इसमें पॉइंट देख लीजिए, अम्ल, क्षार और लवण में। तो अम्ल जो है हमारा खट्टा होता है और क्षार जो होता है कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है। बस अंतर यही है। और लवण जो होते हैं वो अधिकांश स्वादहीन होते हैं, स्वाद ज्यादा नहीं होता है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इसलिए। चलिए अब बात करते हैं। टॉपिक तो चल ही रहा है चैप्टर अम्ल और क्षार एवं लवण की। तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया तो हम समझ गए, है ना। अम्ल, अब बात करते हैं अम्ल की। इसी में अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना। इसमें जो सूत्र बचा हुआ है इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ से बढ़िया से कर देते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया जो है, आप समझ गए कि ये उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे HCl के साथ तो हम समीकरण निकाले ना जी। तो अम्ल को HCl और क्षारक को NOH के साथ मिलाएंगे तो क्या निकलेगा? लवण और जल निकलेगा, उदासीकरण निकलेगा, NaCl प्लस H2O निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया गया, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल प्रदान करेंगे, उदासीन प्रदान करेगा। देखिए, आप उदाहरण में ये भी ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO ब्रैकेट में एस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसका समीकरण करिए तो क्या निकलेगा? कॉपर क्लोराइड निकलेगा और जल इन दोनों के साथ समीकरण में निकलेगा। तो क्या निकलेगा? मतलब CuOS प्लस 2HCl के साथ हम मिलान करेंगे तो हमारा CuCl2 निकलेगा और प्लस H2O निकल जाएगा। यही होता है परिवर्तन। अब मान लीजिए कि अम्ल की नाइट्रेट सल्फाइड एवं सल्फाइड से अभिक्रिया करते हैं। सल्फाइड एवं सल्फाइड से अभिक्रिया करते हैं। सल्फाइड और सल्फाइड से अभिक्रिया करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो हाँ, ये चीज आप सीखिए। तो मान लीजिए कि अम्ल को नाइट्रेट सल्फाइड से अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल नाइट्रेट से भूरे रंग की जो है NO2 मुक्त करता है। ठीक है, NO2 मतलब भूरा गैस कहिए, धुआं कहिए, निकालता है, जिसमें 2H NO2 के साथ मिलाइएगा तो H2SO4 प्लस में है, तो इन दोनों का जब योग के साथ समीकरण निकालिएगा तो निकलेगा 2NO2 निकल जाएगा, जो कि ऊपर की ओर होगा, धनयान के रूप में समझिए, और SO2 के रूप में होगा। इन दोनों का होगा, फिर उसके बाद 2H2 तो साथ में रहेगा, जल तो हमेशा रहेगा। तो ये अलग हो जाएंगे, टूट के अलग अलग हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अम्ल सल्फाइड से जो है H2S गैस मुक्त करते हैं तो कैसे मुक्त करेंगे? क्या समीकरण करेंगे? तो FeS प्लस 2HCl के साथ करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे। तो इसमें FeCl2 अलग हो जाएंगे, मतलब समझ गए, और Fe2 अलग होंगे तो H2S बचेंगे। यही है ना। इसी तरह अम्ल सल्फाइड में SO2 गैस मुक्त करना है, SO2 हमको निकालना है मान लीजिए, तो इसमें क्या करेंगे? Na2SO3 है तो उसके साथ 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो इसमें 2NCCl निकलेगा और H2O अलग हो जाएंगे और SO2 भी निकलेगा। ये समीकरण आपका निकलता है। ये सिर्फ सुनने के लिए है, सुनते रहिए। ये सब ऐसा नहीं कि इतना भी हार्ड आएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा, जब आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, डे टू डे साइंस के हिसाब से अगर हम चले, डे टू डे में पूछ रहा है या के हिसाब से, तो यहाँ पे मृदु पेय मतलब मिट्टी वाला पानी, कोल्ड ड्रिंक जिसे बोलते हैं मृदु पेय। ठीक है, मिट्टी का पानी ही होता है कोल्ड ड्रिंक, जो कि आप समझिए उसमें क्या होता है, खट्टा और तीखा स्वाद होता है, खट्टा भी लगता है, तीखा भी लगता है। ठीक है, अम्ल भी लगता है, क्षारीय भी लगता है। और फास्फोरिक अम्ल H3P4 की उपस्थिति के कारण होता है ये। किसके कारण होता है? H3P4 के कारण होता है, सिर्फ फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। और यह अम्ल जो है बैक्टीरिया तथा कवकों की वृद्धि को भी मंद करता है, रोकता है, याद रखिएगा, इसलिए हानिकारक भी है। प्रयोग द्वारा समझाए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब नींबू के रस को बेकिंग सोडा
मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिलाया जाता है, तब तीव्र अभिक्रिया के साथ बुलबुले के रूप में CO2 गैस मुक्त करता है, उत्पन्न करता है, मतलब CO2 उत्पन्न होते हैं, यही होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बताइए। अब देखिए अम्ल के उपयोग हम जो करते हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे, इसके बाद हम फिर क्षार में आएंगे और क्षार के बाद हम लगभग जो है उसमें पीएच मान पढ़ लेंगे, पीएच मान स्केल अवश्य पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त कर देंगे, उसके बाद वन लाइनर रहेगा और समाप्त हो जाएगा। ये ज्यादा नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे में मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल, ये अम्लों का उपयोग पढ़ रहे हैं, क्षार का नहीं पढ़ेंगे, क्षारक का नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। बेस का अभी हम एसिड का पढ़ रहे हैं, बेस का नहीं पढ़ेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं HNO3 होते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 बोलते हैं। इसका उपयोग जो है उर्वरक, रंजकों, प्लास्टिक, दवाओं या एक्वा रेजिया या विस्फोटकों TNT के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं, उर्वरक हो गए, रंजक हो, उर्वरक मतलब खाद समझ रहे हैं ना, प्लास्टिक मतलब चेयर वेयर जो भी बनाइए, रॉकेट ईंधन, ये सब चीज में सब में काम आता है क्या नाइट्रिक अम्ल का। या आप स्टील के अम्लों उपचार, एसिड उपचार के लिए, में धातुओं के निर्धारण के लिए, चमकाने के लिए, है ना, फोटोग्राफी में, रॉकेट ईंधन में किया जाता है नाइट्रिक, किसका, नाइट्रिक अम्ल का, जिसका सूत्र क्या है HNO3। अब यहाँ पे चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। H2SO4 जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रूप होता है। इसमें क्या होता है, ये इसका इस्तेमाल हम पेट्रोल को शोधन करने में, पेट्रोल को शुद्ध करने में करते हैं, बैक्टीरिया बोला, बैटरी को बैटरी में डालते हैं, और साबुन उबुन जो होता है, एसिड उसिड होते हैं जो कि साफ करने वाले होते हैं, बाथरूम, किचन, ये सब साफ करने में उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उपयोग जो है पेट्रोल के शोधन में, वर्णकों के प्रयोग में, मतलब कई प्रकार के रंजकों में, मध्यवर्तियों में, उत्पादन में करते हैं। अपमर्चक मतलब साबुन उबुन हो गया, सरफ ये सब हो गए, ठीक है। जो हमारा बैटरी है, इन्वर्टर इन्वर्टर जो बनाते हैं उसमें बैटरी में भी डाला जाता है, ठीक है। नाइट्रो सेलुलोज में उत्पन्न किया जाता है इसका। इसका उपयोग ज्यादातर हम लोग पेट्रोल के अन्वेषण में करते हैं, साफ सुथरा करने में करते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक का पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एसिड है, HCl जो है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम बताएंगे इसका उपयोग प्लास्टिक, PVC रंजक बनाने में, याद रखिएगा। टेक्सटाइल जो बनाया जाता है, टेक्सटाइल, उसमें औषधियों में हम उपयोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सौंदर्य के रूप में करते हैं, प्रसाधन के रूप में करते हैं, एक्वा रेजिया के रूप में करते हैं, आदि के निर्माण में किया जाता है। यह चमड़ा उद्योग में जो है और प्रयोगशाला अभिकारमक के रूप में इसे हम प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक को तो हम कई रूप में करते हैं, ज्यादातर हम सौंदर्य में करते हैं, चमड़ा का उद्योग में किया जाता है, याद रखिए, गलाने उलाने में हो गया, बनाने उलाने में हो गया, PVC में इस्तेमाल तो अवश्य करते हैं, टेक्सटाइल में तो पक्का किया जाता है, याद रखिए, औषधि में भी करते हैं। वेंजोई अम्ल जो होते हैं, जिसे हम चौथे नंबर पे करते हैं, वेंजोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा, वेंजोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल को हम लोग खाद्य संरक्षण में इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक को मारने में करते हैं, रबड़ उद्योग में करते हैं, और चमड़ा उद्योग में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो किसका किसका करते हैं, बेंजोइक अम्ल का और फॉर्मिक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का सूत्र पूछ दे तो C6H5COOH बताएंगे, मतलब C6H5CO मतलब COOH, ये जो है हमारा बेंजोइक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं HCOOH होते हैं, HCOOH होते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे कि पांचवा पॉइंट पूछे कि सिट्रिक अम्ल जो होते हैं उसका सूत्र बताइए, तो सिट्रिक अम्ल को साइट्रिक अम्ल से बोलते हैं, C6H8O7 बोला जाता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होते हैं C6H8O7 होते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण और प्रसंस्करण में, दवाओं, धातुओं को साफ करने तथा कपड़ा उद्योग में किया जाता है, याद रखिएगा। किसका उपयोग, साइट्रिक अम्ल का। अब ऑक्सैलिक अम्ल की बात करते हैं, जिसे ऑक्सैलिक अम्ल भी बोलते हैं, जिसे H2C2O4 बोलते हैं, तो H2C2O4 बोलते हैं। इसका उपयोग फोटोग्राफी के कपड़ों की रंगाई, छपाई में, चमड़े के विरंजन में, कपड़ों से स्याही में जंग के दाग को हटाने में किया जाता है, जिसे हम फोटोग्राफी, चमड़ा, विरंजन और दाग हटाने में किया जाता है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न है एसिटिक अम्ल।
CH3COOH। इसका उपयोग जो है सिरका निर्माण में, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में तथा एसीटोन बनाने में किया जाता है। सिरका में खाद्य दूध, अचार उचार, है ना, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सूत्र है CH3, याद रखेंगे। अब देखिए 8वें प्रश्न है, कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे H2CO3, जिसे शीतल पेय पदार्थों में पाया जाता है। जैसे शीतल ठंडे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक हो गए, सॉफ्ट हो गए, शीतल पानी हो गए, उसमें मिलाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये आप देख लिए, और ये आप देख रहे हैं नलिन अकाडमी चैनल पर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करते रहें। और भी पॉइंट है, जिसमें 9वां पॉइंट क्या है सुन लीजिए। 9वां पॉइंट बोलता है कि सैलिसिलिक अम्ल, जिसे C7H6O3 बोला जाता है। तो सैलिसिलिक अम्ल जो होते हैं C7H6O3 होते हैं, जिसे रासायनिक संरचना बोलते हैं। इसका उपयोग बुखार कम करने में या दर्द निवारक के रूप में हम लोग करते हैं, जिसमें एस्पिरिन में पाया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल जो है एस्पिरिन में पाया जाता है, जो बुखार और दर्द को कम करने में किया जाता है। एक है लैक्टिक अम्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्रिक अम्ल तो पढ़ लिए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होते हैं, इसका सूत्र याद रखिएगा, C3H6O3 भी होता है, नहीं तो आप इसे CH3CHOH ब्रैकेट में करके COOH कर सकते हैं, याद रखिएगा। और भी बातें करेंगे। इसका उपयोग जो है लैक्टिक अम्ल का, ये स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थों के रूप में करते हैं, पीएच नियामक के रूप में भी करते हैं, खाद्य पदार्थों के खनिज के सुदृढ़ या खनिज को पूरक करने में करते हैं, रक्त की हानि होने के बाद भी पुनर्जीवन करने के लिए, पुनः स्थापना करने के लिए लैक्टिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, परीक्षा स्कोर बिंदु के हिसाब से थोड़ा सा पॉइंट सुन लीजिए, फिर उसके बाद क्षारक चलेंगे। तो सुनिए, दूध को किण्वत या किण्वन करके दही बनाने को ही लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है ना। तो अब उसको मथिएगा, उसको फाड़िएगा तभी तो दही होगा, उसको जमाइएगा तभी तो होगा। दूध को दही में लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण ही तो होता है। शीतल पेयजल में अगर फीज बोलते हैं उसको, ध्वनि कार्बनिक अम्ल मतलब H2CO3, ये हटाइए, H2CO3 के में CO2 बुलबुले में अपघटन के कारण उत्पन्न होता है। यही तो कोल्ड ड्रिंक में पीजिए, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक, है ना। अब देखिए अचार की बात करते हैं। अचार को हमेशा कांच के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि उसमें उपस्थित अम्ल धातु के बर्तन को धातु के साथ अभिक्रिया करता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अचार के बर्तन को शीशे में रखिए। आप लोग गलती करते हैं, प्लास्टिक में रख देते हैं, ये उचित नहीं है, वो बीमारी है, याद रखिएगा। तो अभी जिनके जिनके घर में वो बदलिए प्लास्टिक वाले अचार, आप बदलिए, आप आ जाइए कांच वाले अचार। खाना है तो कांच वाले अचार खाइए, मतलब कांच में रखा हुआ अचार। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्षारक, जिसे बेस बोलते हैं। एसिड तो पढ़ लिए, बेस पढ़ लेते हैं। अब बेस के बाद ज्यादा टॉपिक नहीं है, फिर पीएच मान स्केल पढ़ेंगे, फिर वन लाइनर पढ़ के खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। और अब कोशिश हमेशा रहता है कि 2 बार थोड़ा सा व्यस्तता रहता है। क्षारक की बात करें, बेस की बात करें, रासायनिक भाषा में क्षारक वे धात्विक यौगिक हैं या मूलक हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और उन्हें उदासीन करते हैं। मतलब अम्ल और क्षार मिलेगा तो उदासीन होगा, पीएच मान 7 हो जाएगा। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड क्षारकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो आपसे पूछा क्षारक का एग्जाम्पल, तो बताइएगा धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे। अब सुनिए अब डायरेक्ट हम चलते क्षार के गुणधर्म की बात करते हैं। छोड़िए क्षार के प्रकार तो बाद में, क्षार के आगे गुणधर्म बात करते हैं। गुणधर्म की बात करेंगे डायरेक्ट। देखिए क्षारक के प्रकार जो होते हैं, प्रबल होंगे मतलब स्ट्रॉन्ग होंगे, और दुर्लभ होंगे, दुइये को होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। बस अगर स्ट्रॉन्ग क्षारक के प्रकार में बोलेगा ना, तो आप सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को याद रख लीजिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को याद रख लीजिएगा, ठीक है। और दुर्लभ में वीक बेस में पूछेगा तो उसमें आप अमोनिया हाइड्रोक्साइड को रख लीजिए, आयरन हाइड्रोक्साइड को रख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रख लीजिए। हाइड्रोक्साइड हमेशा होगा, OH2 हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। अब क्षारक के गुणधर्म की बात करेंगे तो इसमें लाल लिटमस को नीला कर देता है, जैसे कि हमारा नीला को लाल कर देता था एसिड, उसी तरह क्षार जो है, बेस जो है, वो कर देगा लाल से नीला। और मिथिल ऑरेंज जो है उसको पीला कर देगा। इसमें अंतर यही है कि एसिड में मिथिल ऑरेंज हो या नीला लिटमस हो, ये लाल ही हो जाता, लेकिन क्षार में अंतर हो जाता है। लाल लिटमस को नीला कर देगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज बोलिए या मिथिल ऑरेंज बोलिए, वो पीला कलर का हो जाएगा क्षार, याद रखिएगा। अब
थोड़ा सा पॉइंट और सुनिए कि इसमें फिना क्या बोलते हैं, फिनाफेथिलीन जो होते हैं वो गुलाबी कर देता है। फिनाफेथिलीन नाम का बेस होगा तो गुलाबी हो जाएगा। इसमें स्वाद कड़वा होता है, इसे घोल छूने पर साबुन जैसे लगता है। होता ही है, छाछ बेस तो ऐसा ही होता है, छाछ जो ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे KOH बोलते हैं। इसमें सफेद ठोस जलीय विलयन में पूर्णतः घुलनशील मजबूत क्षारक होता है, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग क्षारक होता है। स्ट्रॉन्ग बेस बोलिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जिसे MgOH2 बोल दीजिए, ये इसमें सफेद और जिलेटिन अपक्षेप होते हैं। जल में अघुलनशील होता है, घुल भी नहीं करता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कई क्षार का ही एग्जाम्पल है जिसे NaOH बोलते हैं। OH हमेशा रहेगा, याद रखिएगा, क्षार में OH हमेशा रहेगा। तो सफेद याद रखिएगा। तो कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, ये भी पूर्णतः घुलनशील हो जाता है। अब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे CaOH2 बोलते हैं, जिसमें सफेद पाउडर जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये अल्प घुलनशील होता है, मतलब कुछ घुलता है कुछ नहीं घुलता है, याद रखिएगा ये होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा। अब क्षार के जो प्रकार मैंने जो शुरू में बताया था उसका थोड़ा दिया हुआ है, मैं तक समझा देता हूँ और सुन लीजिए। तो क्षार के प्रकार को हम दो रूप में ही बांटा गया है। एक तो प्रबल क्षार बताया गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बताया गया, दूसरा दुर्लभ मतलब वीक बेस बताए गए हैं। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है और ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH बोलते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे KOH बोलते हैं आदि बोला जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। समानतः क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, याद रखना। अब इसमें दुर्लभ में बीक में जो है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब देखिए इसका सूत्र देखें, अमोनिया हाइड्रोक्साइड में NH4OH हो जाएंगे, OH हमेशा रहेगा लास्ट में। आयरन हाइड्रोक्साइड में Fe मतलब आयरन का लोहे का होता है, OH2 लगा दीजिए। मैग्नीशियम का Mg होता है, OH2 लगा दीजिए, यही तो है। और ये आपका हाइड्रोक्साइड है। चलिए, तो क्षारकों के गुण धर्म की बात कर रहे हैं तो गुण धर्मों की बात करेंगे तो सुनिए, पॉइंट से हम पॉइंट में क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है कि क्षारक जो होते हैं Zn जिंक और Al मतलब एल्युमिनियम जैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण गैस जो है, लवण गैस का निष्कासन करती है। लवण गैस का मतलब इसमें लवण और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है, लवण ही नहीं, लवण गैस और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है और जल भी बनाते हैं, याद रखिएगा ये भी कारण है इसका, ये क्लियर हो। अब देखिए क्षारक जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, मतलब उदासीकरण अभिक्रिया बनाते हैं, आप जानते हैं। ये सब किनारे जो आप है बाद में भी देख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हम समझाने का। क्षारक और अधात्विक जो ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल भी बनाता है, याद रखिएगा। क्षारक जो है जल में घोल जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- उत्पन्न करता है, ये भी जान लीजिए। जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। क्यों कहते हैं, बेस क्यों कहते हैं, तो इसमें NOH होते हैं, मतलब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए, KOH बोलिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए और NH4OH बोलते हैं। तो N जो H4 है इसे हम आप बोल सकते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, ये होता है। अब 6 पॉइंट देख लीजिए, 6 पॉइंट है और भी बढ़िया से और कर देते हैं कि क्षारों के गुणधर्मों की बात करते हैं तो और अच्छे से पॉइंट सुन लीजिए। तो सुनिए, क्षारक जो है ZnAl मतलब जिंक और एल्युमिनियम जैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है, जो कि आप देख सकते हैं। और क्षारक और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है, क्योंकि उदासीन अभिक्रिया करता है, न्यूट्रल है इसलिए। तीसरा पॉइंट में अभिक्रिया जो गुण धर्म है क्षारक का, तो वो क्षारक जो होते हैं, क्षारक जिसे वेश बोलते हैं, वेश में अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी बात आपको क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट को देखिए, क्षारक जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं, ये भी आप जानते हैं। अब आपसे ये भी पूछता है कि जल में घुलनशील जो होते हैं क्षारक को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, विष कहेंगे। विष बेसिस ऐसे बोलते हैं, हम याद करने के लिए विष याद रखें, मुंह पे जुबान पे रखे हैं। इसका सूत्र जो है कौन कौन एग्जाम्पल में आ गया ये याद रखिए। तो सूत्र याद रखिए, NOH के क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये सब एग्जाम्पल है क्षार का। CaOHO2 किसका है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। NH4 NH का मतलब अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड।
ये सभी क्षारक जो हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये भी बात ध्यान रखना होगा। सभी नहीं होते, लेकिन कुछ-कुछ हैं, याद रखना है ये सब। एग्ज़ाम्पल में याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम्पल के हिसाब से क्षारक हैं, लेकिन मिला हुआ इसमें सब कुछ है। देखिए, तेल और गंधक क्षार में घुलनशील होते हैं। तेल और गंधक तो क्षार में मिल जाते हैं, बेस में मिल जाते हैं, जो तेल और NOH गंधक घुलनशील होते हैं, लेकिन गंधक और NOH घुलनशील होंगे, याद रखिएगा। तेल भी होंगे, गंधक भी। ये जल में अगर घुलनशील है तो है। जैसे मान लीजिए क्षार जैसे जिंक, ठीक है, जिंक NOH मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिला रहा है, देख रहे हैं? ये ध्यान रखना है तेल का, तब घुलनशील है, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अम्ल में घुलनशील की बात करेंगे तो गर्म सांद्रता पे आपको करना होगा, मात्रा पे करना होगा, जिसे NOH और KOH में घुलनशील होगा, अन्यथा वो किसी पे नहीं होगा। उभयधर्मी पदार्थ होता है ZNO एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, और आप एसएन को क्या बोलते हैं, हमको थोड़ा सा दिमाग से स्किप है, अगर आपका है तो कमेंट करिए। क्षार जैसे जिंक, एल्युमिनियम, टीन आदि के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो अम्ल और गर्म सांद्रता NOH और KOH में जो है घुलनशील होता है, मतलब उभयधर्मी होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक बोलिए, एम्फोटेरिक होता है, याद रखिएगा। उभयधर्मी होता है, मतलब उभय मतलब दोनों रूप में आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों में मिला हुआ, अम्ल में भी और क्षार में भी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अम्ल में घुलनशील होंगे, याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। प्रबल क्षार की बात कर रहे हैं, तो प्रबल क्षार का थोड़ा-सा विशेष जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कहते हैं क्षारों के प्रकार की बात करते हैं। क्षारों के प्रकार पता है? क्षारों के प्रकार जो होते हैं, जिसमें जैसे अम्ल के प्रकार थे, वैसे क्षार के प्रकार हैं, और जिससे क्या-क्या बनते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, हम ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, जिसे CaOH2 बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में इसका उपयोग जो है व्यंजन पाउडर के निर्माण में हम करते हैं। कंक्रीट जो होते हैं या प्लास्टर जो होते हैं उसमें काम करते हैं। चूना पोतने में करते हैं। या देखिए जल के मृदुकरण में करते हैं। जल का जो मिट्टी होता है उसको बचाने में करते हैं। अम्लीय मृदा को हम पचाने में करते हैं, उपयोग करने में करते हैं। जैसे कि व्यंजन पाउडर, प्लास्टर कहिए, कंक्रीट कहिए, प्लास्टिक कहिए, चूना पोतन कहिए, चूना से जो पोतते हैं उसकी बात करते हैं, जल मृदुन करिए, मृदुकरण कहते हैं। तो ये सब जो है कैल्शियम हाइड्रेट मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब जल का जो शुद्धिकरण करते हैं, ये भी इससे भी कर सकते हैं। इससे ही करते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH2 जिसे बोलते हैं। Mg मतलब मैग्नीशियम, OH2 मतलब हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसका उपयोग जो है हम लोग ज्यादातर नहीं करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, मतलब एंटी एसिड के रूप में करते हैं, या चीनी उद्योग में हम करते हैं, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल है, इसे हम दवाई के रूप में करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। इसमें अपमार्जक के निर्माण में भी करते हैं, मतलब साबुन, कठोर साबुन बनाना है, या साबुन के रूप में कहिए, या सर्फ के रूप में कहिए, दवाई के रूप में कहिए, इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे क्षार के रूप में, तो क्षार का हिस्सा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH से इंडिकेट करते हैं, जिसमें हम प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी वाला साबुन जैसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाथ वाला धोने वाला जो होता है, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू में डालते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, शेविंग क्रीम में लगाते हैं, शोषित करने के लिए भी करते हैं। कभी-कभी नहीं लगा के आराम से पंखा का हवा खाते हैं तो सोख लेता है। CO2 और SO2 की अवशोषित करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को काम करता है। ये सब काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, CaOH की बात करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड सिर्फ है तो ऑक्साइड कर दीजिए, हाइड्रोक्साइड रहता तो OH हो जाता। इसका उपयोग जो हम करते हैं, शुष्क कारक के रूप में करते हैं। व्यंजन चूर्ण के निर्माण में भी हम इसका इस्तेमाल इसका भी करते हैं। और मार्टर मार्टर के निर्माण में, मतलब प्लास्टर जो करते हैं जिसमें मिट्टी-उट्टी जो सीमेंट-उमेंट में है ना, सीमेंट-उमेंट का इस्तेमाल है उसमें मिलाने के काम में आता है। चलिए और भी मैट्रेस जो बिछाते हैं ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की बात करते हैं। इसका उपयोग जो है भट्ठी के रूप में हम ज़्यादा भट्ठी के अग्निशमय ईंटों के निर्माण में जो भट्ठी में डालते हैं उसके उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, या उससे निकलता है, ये भी बोल सकते हैं आप। अमोनिया हाइड्रॉक्साइड जिसे AlOH3 बोलते हैं, इसका उपयोग जो है तेल द्वारा लगी आग बुझाने हेतु किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि में बुझाना है। ये हर हॉस्पिटल से लेके बड़े-बड़े कंपनियों में रखे जाते हैं कि आग उग लगे तो इसको बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और बहुत काम भी आता है, सच में बुझ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं।
कि प्रबल की तो बात हम जानते ही, प्रबल को तो पढ़े ही हैं, तो इसमें बार-बार नहीं पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट है इकोरिजिया और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये इम्पोर्टेंट है। फैक्टोपीडिया एक तरह से बुक के हिसाब से ये पॉइंट है। इकोरिजिया हम करते हैं, शक्तिशाली जो अम्ल हैं वो लैटिन में इसका जो है नाम का अर्थ होता है रॉयल वाटर, शाही जल, जिसे एक मतलब ये कहिए शक्तिशाली जो अम्ल होते हैं उसको हम लैटिन भाषा में रॉयल वाटर कहते हैं। अम्ल को याद रखिएगा, शाही जल कहा जाता है, याद रखेंगे। और बात करते हैं कि यह सिल्वर या स्वर्ण या प्लेटिनियम घोलने में प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग जो है लगभग सभी कार बैटरी में मतलब बैटरी में हम करते हैं, कार के बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। और याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्लों का राजा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 जो है इसमें सिल्वर मतलब H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा। तो सिल्वर H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखेंगे। सिल्वर जो तनु होते हैं वो H2SO4 से नहीं करेगा सिल्वर। आगे चलेंगे, अम्ल और क्षार संबंधी जो आधुनिक विचार हैं हम उस पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, लेकिन हमको लगता है इस पे तो हम बाद में जानकारी ले भी सकते हैं, लेकिन हम चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, पूरा डिटेल नहीं ले जाएंगे। तो सुनिए, इसमें सुनिए कि अम्ल तथा क्षारक जो हैं, अम्ल तथा क्षारक जो हैं वो आर्हेनियस धारण मतलब अम्ल और क्षारक संबंधी आधुनिक विचार को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अम्ल तथा क्षारक की आर्हेनियस धारणा, इसके अनुसार हम जो हैं, इसके अनुसार जो है अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, तथा क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक आयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जिसमें OH+ देते हैं। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। अब ये हमारे लिए एक किसके अनुसार है भाई, तो अम्ल और क्षारक के आर्हेनियम धारणा के अनुसार है। ऐसे आर्हेनियस बोला जाता है, आर्हेनियम भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे में अम्ल को ले लीजिए, एसिड को ले सकते हैं, आप एग्जांपल में समझ सकते हैं कि HCl एक तरफ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और H+ है और H+ आयन है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन बोलिए, और Cl- में मतलब हाइड्रोक्लोरिक है, नेगेटिव है। तो ये देखिए प्लस में है और इसको प्लस में करिएगा, तो इन दोनों में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का जो है मिलकर जो है हाइड्रोक्लोरिक का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका एसिड के रूप में हम लोग समीकरण ऐसे समीकरण जो है तोड़ देते हैं, जैसे H+ और Cl को अलग कर देते हैं। इसी में क्षारक की बात करें, ब्याज की बात करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल में मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, NaOH को ले लेते हैं। तो इसमें Na को अलग कर दिएगा, Na+ में हो जाएगा, लेकिन OH- में हो जाएगा, याद रखिए। जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेगेटिव हमेशा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, शुरू से पढ़ते आइएगा तो, लेकिन OH आयन इसमें सोडियम जो है वो प्लस में हमेशा रहा है, शुरू से रहा है। अगर मेरा पूरा टॉपिक देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो ये सोडियम आयन प्लस में रहेगा और ये जो है पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव रहता है। तो OH माइनस में रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्सिल आयन बोल दीजिए, जिसे ये दोनों का समीकरण से सोडियम आयन का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये समीकरण है जो कि क्षारक के रूप में बांटा गया है। और अम्ल के रूप में HCl एग्जाम्पल जो देख रहे हैं उसमें Cl जो है वो माइनस में रहता है, बस इतना ही है और कुछ अंतर नहीं है। देखिए अब इसमें लवण की बात करें, लवण पढ़ते हैं, लवण को खत्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। सही बात है, अम्ल और क्षार से मिलकर ही तो बनता है। ऐसी अभिक्रिया हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हम जानते हैं उदासीनीकरण है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हो जाता है ना, दोनों मिलकर। लवण है जो न्यूट्रल है, याद रखेंगे। आप इसमें ये देख सकते हैं क्षार है, अम्ल है, और क्षार अम्ल जब समीकरण होगा तो लवण और जल का मात्रा निकलेगा, सोडियम क्लोराइड और जल निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है मिश्रण होगा तब। तो यहाँ पे और सुनिए कि लवण का किसी अम्ल के विस्थापनशील एच को क्षार द्वारा विस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। मतलब कि अम्ल जो है लवण की किसी अम्ल के साथ स्थापनाशील कीजिए एच के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इस क्षार के द्वारा जो है विस्थापित कीजिए, तो इसी से प्राप्त होता है। लवण का जो है आपका देखा जाए तो धन यान क्षार होगा, याद रखिएगा, और ऋण यान जो अम्ल होते हैं वो लवण का माइनस जो है ऋणात्मक होते हैं वो अम्ल होते हैं, इसी से प्राप्त होते हैं लवण। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पे देखिए NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों का जो है ये क्षार और अम्ल के साथ जब समीकरण करें तो लवण और जल निकलेगा, NaCl निकलेगा और H2O निकलेगा। तो NaOH के साथ करेगा ना तो NaCl निकल जाता है और H2 तो रहता ही है जल में। लवण के प्रकारों की बात करेंगे, साल्ट के प्रकारों की बात करेंगे, तो इसमें उदाहरण आप देख सकते हैं NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, साधारण नमक जिसे बोलते हैं, है ना। और KCl का देखिए तो इसको हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। FeSO4 को क्या बोलते हैं पता है? फेरस सल्फेट बोलते हैं, जानते हैं। इसे हरा कशिश भी बोला जाता है। K2SO4 को क्या बोलते हैं पता है? K2SO को पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कैल्शियम फास्फेट किससे बोलते हैं? CA3PO4 को कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। और Na3BO3 को हम क्या बोलते हैं? Na3BO3 को सोडियम बोरेट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब नाम तो आप जान गए। ये सब जो है प्रकार में ही आते हैं। किसके प्रकार में आते हैं? उदाहरण के समान लवण के प्रकार में रखा गया है। तो देखिए किसी अम्लीय अणु से धातु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के पूर्णतः विस्थापन द्वारा बने लवण को समान लवण कहा जाता है। पूर्णतः बन जाता है तभी लवण जो है समान रूप से जनरल साल्ट कहा जाता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड आप जान गए, KCl पोटेशियम क्लोराइड जान गए, FeSO4 ये सब जो है हम जानते हैं, पोटेशियम सल्फेट जान गए। पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, है ना। ये सब जो सूत्र हैं आप सभी चीज को फेरस सल्फेट जिसे बोलते हैं FeSO4, K2 तो हम समझ गए, ठीक है। आगे बात करते हैं CA3PO4, है ना, ये कैल्शियम फास्फेट होते हैं। और Na3BO3 ये जो ये सोडियम बोरेट होते हैं, ये सब लवण है, याद रखिए लवण का उदाहरण है, जो कि आप समझ रहे हैं ये भी समान लवण का है। अम्लीय लवण में आते हैं, एसिड साल्ट की बात करते हैं, तो इसमें ये लवण जो है अम्लों के अपूर्ण उदासीकरण द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अपूर्ण है, पूर्ण नहीं रहते, पूर्णता नहीं होता, मतलब पूरी तरह नहीं होता उदासीकरण, याद रखिए। और याद रखिए अर्थात अगर देखा जाए तो क्षार अथवा धातु द्वारा जो हाइड्रोजन आयन है, मतलब H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, परमाणुओं के आंशिक विस्थापन द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। उसके आंशिक रूप से एक हिस्से से प्राप्त किया जाता है, जिसे अम्लीय लवण बोलते हैं। इसमें NaHS4 मतलब सोडियम बाइसल्फेट होगा। NaHS4 जो होता है सोडियम बाइसल्फेट को बोलते हैं। तो H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को, तो निकलेगा सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में उसका जल तो रहेगा ही, H2O रहेगा। तो सोडियम सल्फेट को NaHSO4 बोलते हैं, जिसे पूर्ण उदासीकरण पर हम इसे बताते हैं। पूर्ण उदासीकरण देखा जाए तो Na2SO4 होगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो उदाहरण देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पूर्ण उदासीकरण जब होना चाहिए बनेगा तो N2CO3 पर ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सुनिए, NaHCO3 जो है यह सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसमें कार्बोनिक अम्ल मिलाए जाते हैं। H2CO3 मिलाकर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH के साथ मिलाएगा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और जल निकलेगा। तो NaHCO3 और H2 होंगे, यही है आंशिक हिस्सा बचता है। नहीं तो पूर्णतः तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा, N2CO3 होना चाहिए। चलिए अब देखिए इन लवणों में एक से अधिक विस्थापनीय जो हाइड्रोजन परमाणु है उससे बने होते हैं। तो याद रखिएगा इन में अगर देखा जाए तो एक से अधिक हाइड्रोजन जो विस्थापन किए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए NaH जो होते हैं CO3 और NHSO4 और NaH2PO4 ये सब जो हैं हमारे उदाहरण है, याद रखिएगा किसका पता है? अम्लीय का, जो कि आप इसमें पढ़ चुके हैं।
देखिए क्षारीय लवण की बात करें, बेसिक साल्ट की बात करेंगे। बेसिक साल्ट में देख सकते हैं आप कि क्षारीय लवण में इन लवणों में विस्थापनीय एक या अधिक हाइड्रोइक, हाइड्रोइक मतलब OH माइनस, OH माइनस आयन होते हैं। हाइड्रोइक, इसमें हाइड्रोलिक होता है, याद रखिएगा क्षारीय में। ये लवण जो है अम्ल द्वारा क्षार के आंशिक उदासीकरण के फलस्वरूप होता है, मतलब इसमें क्षार का आंशिक रूप होने के कारण हो जाता है। अम्ल द्वारा जब होगा तो उसमें क्षार का आंशिक रूप रहेगा, जो कि उदासीन के फलस्वरूप ही होगा, मतलब न्यूट्रल के रूप में होगा। जैसे में MgOHCl होगा, ZnOHCl होगा, आप जानते हैं। तो देखिए हाइड्रोलिक मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोलिक क्लोराइड, ये बोल सकते हैं जिंक हाइड्रोलिक क्लोराइड, ये बोल दीजिए। तो ये सब एग्जाम्पल में आते हैं क्षारीय लवण का। देखिए ड्यूक लवण की बात करते हैं। ड्यूक लवण क्या है, जिसे डबल साल्ट बोलते हैं। इसमें देखिए मोहर लवण आते हैं और पोटाश लवण आते हैं। पोटाश एलम बोलिए, ठीक है। तो इसमें देखिए FeSO4 NH4 ब्रैकेट में करके 2 कर दीजिए, SO4 करिए, 0.6H2O होता है। ये मोहर लवण का सूत्र होता है। और डबल साल्ट में देखिए ये दो सरल लवणों के संयोग से बने होते हैं, याद रखिएगा। इनका अस्तित्व जो है केवल ठोस अवस्था में होगा, ये ठोस अवस्था में होगा, याद रखिएगा। इसका मोहर लवण और पोटाश एलम के रूप में बांटा गया है। तो मोहर एलम का सूत्र अगर पूछे तो FeSO4 NH4 ब्रैकेट में 2SO4 0.6H2O के साथ मिलाता है, मतलब जल के साथ मिलाता है। अब पोटाश है तो K2SO4 आप मान लीजिए, और L2 Al मतलब एल्युमिनियम, याद कहते हैं Al2SO4 3 और 24H2O के साथ जो है मिलन करता है, यही हमारा द्यू लवण होता है, याद रखना है। संकरण लवण जो होता है ये सुनिए, ये संकरण लवण जो होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होते हैं, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋण आयन अथवा उदासीन अणुओं, जिन्हें लीगैंड कहते हैं, लीगैंड कहा जाता है, इसके बंधन से जो है संकुलन जो स्पीसी होते हैं, इनके विलक्षण, इसको छोड़िए, कॉम्प्लेक्स टेंस को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब आते हैं क्षारीय लवण हो गया, द्विलवण, ये सब छोड़िए। आ जाते हैं कुछ समान लवण की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे चटनी नमक बोलते हैं ना। इसके लिए अब देखिए लुईस अम्ल एवं क्षार की बात करेंगे। तो इसमें जो है लुईस की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे टूटा फूटा है कि जी एन लुईस के अनुसार अम्ल जो है इलेक्ट्रॉनिक युग्म ग्राही होता है, और क्षारक जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। तो इसमें उल्टा हो जाता है, लुईस अम्ल और क्षार में देखा जाए तो लुईस के अनुसार बताएगा कि अम्ल को ग्राही के रूप में रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, और क्षार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाता के रूप में रखा गया, देने के रूप में रखा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए NH3 का अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म जो है BF3 है, और BF3 के रिक्त जो है ऑर्बिट जो होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट जो होते हैं, ऑर्बिट में दान किया जाता है। तो इसे ही समन्वय सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, या बॉन्ड बोला जाता है, हम जानते हैं। जैसे अम्ल हो गया BF3 प्लस क्षारक जो हो गया NH3, तो ये क्या होंगे, BF3 बाउंड NH3 में हो जाएंगे, यही हो गए ऑर्बिट, दान हो गया। अब इसमें पिक्चर देख सकते हैं, BF कितने थे, 3, तो 3F हो गए। और यहाँ पे देखिए लुईस को क्षारक के रूप में देखिए, NH3 के रूप में देखिए, तो N कितने हैं, 1, 3 हो गए, ठीक है। और इसमें देखिए 1 है, तो N पर अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म है, याद देखिए N पर, और इस पे F पे देखिए 3 है ना, देख रहा इलेक्ट्रॉन। और B जो है रिक्त ऑर्बिट है, B में कुछ ऑर्बिट नहीं है, देख सकते हैं। तो यही समीकरण जो समन्वय हुआ इन दोनों का। तो यहाँ पे देखिए सब पे ऑर्बिट है, ठीक है, कक्षक में है, यहाँ पे NH3 पे भी है, ठीक है, लेकिन B पे खाली है, यही समीकरण निकला ना जी। चलिए अब बात करते हैं लवण की, बात करते हैं। अम्ल और क्षार एवं लवण पढ़ ही रहे हैं, तो लवण करते हैं। और ये चैप्टर के बाद हमारा pH स्केल है, इसके बाद हम ऑनलाइन करके समाप्त करेंगे इसको। लवण की बात कर रहे हैं, तो लवण सुनिए कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से जो प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। लवण मतलब साल्ट, नमक कहते हैं, याद रखिएगा।
एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो लवण कहते हैं तथा ऐसी अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। लवण का किसी अम्ल के विस्थापनशील H को क्षार द्वारा जो है विस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। मतलब विस्थापनशील है, विस्थापन हो सकता है, इसमें क्षार द्वारा स्थापित करेंगे और इससे प्राप्त करेंगे। तो लवण को हम कैसे प्राप्त करेंगे? अम्ल और क्षार के साथ मिलाकर, उदासीन होता है ना लवण, याद रखिएगा। तो लवण का जो है धन्यान क्षार से तथा लवण का जो है ऋणयान अम्ल से प्राप्त होता है। तो लवण जो है ऋणयान में है, लवण का ऋणयान अम्ल होगा, एसिड जो होगा माइनस में होगा और क्षार जो होगा प्लस में होगा, तभी लवण का निर्माण होगा, तभी लवण जो है बनेगा। जैसे में देखिए क्षार है, अम्ल है, इन दोनों का मिक्सअप कीजिए तो लवण निकलेगा, और जल ये है तो दोनों का अलग निकल जाएगा। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दीजिए तो इसमें सोडियम क्लोराइड तो होगा ही और जल भी साथ में हो जाएगा, यही समीकरण निकलेगा। आप यही देख सकते हैं कि क्षार जो है NOH है प्लस HCl, मतलब अम्ल है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसमें समीकरण करेंगे तो NaCl निकलेगा, है ना, सोडियम क्लोराइड निकलेगा, मतलब लवण निकलेगा, नमक निकलेगा, और इसमें जल भी H2O, जल तो रहता ही है, आप जानवर करते हैं नमक में, H2O जल भी आपका प्लस में होगा, योग होगा, मिलेगा। लवणों के प्रकार की बात करें तो समान लवण होते हैं, तो समान लवण होंगे, अम्लीय लवण होंगे, यही सब होते हैं, क्षारीय लवण होंगे। तो समान लवण की बात कर रहे हैं तो समान लवण में नॉर्मल साल्ट जिसे बोलते हैं, किसी अम्लीय अणु से धातु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के पूर्णतः विस्थापन द्वारा बने लवण की समान लवण कहते हैं। मतलब जो स्थापित तो होते हैं, स्थापना होता है, याद रखिएगा, उसी से बना हुआ समन्वय मिलकर बना होता है। तो अम्लीय अणु से धातु द्वारा जो हाइड्रोजन परमाणु है, परमाणु के जो पूर्णतः विस्थापन होता है, पूर्णतः जो बनता है, उसी से बनने वाले समन्वय लवण को मतलब समन्वय लवण कहते हैं। जैसे में उदाहरण में NaCl लवण है, KCl लवण है, नमक है, ये सब FeSO4 याद रखिएगा, K2SO4, CaPO4 और Na3BO3 ये सब है। तो NaCl, KCl हम जानवे करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें क्लोराइड ज्यादा है, FeSO4 है ना, K2SO4, Ca3P4 है ना, फास्फोरस, N3 सोडियम है तो N3BO3 आदि जो हैं, इस प्रकार के प्राप्त लवणों में कोई जो है प्रतिस्थापना योग हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। इस सब में NaCl में, KCl में, इस सब में नहीं होता है, समझ गए। तो ये लवण के रूप हैं। आप इस चीज को आप याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल आपको नहीं दिखेगा, NaCl दिखेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड दिखेगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिखेगा समान लवण में। चलिए अम्लीय में दिखेगा आपको, ये सब हम बता देते, और ये सब तो आप जानते ही। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। इसका निर्माण जो है बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने, मतलब प्रवाहित करके किया जाता है। इसे जो है चूना को क्लोरीन या रासायनिक चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग कारक के रूप में हम लोग करते हैं। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सुनिए, तो सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में और सोडा अम्ल अग्नि शामक के रूप में हम लोग करते हैं, बुझाने के रूप में करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। जिप्सम का सूत्र देखें तो CaSO4.2H2O बोलते हैं, और इसका उपयोग जो है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए या प्लास्टर के रूप में होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं खिलौना के सांचे को, प्रतिमाओं को बनाने के लिए, जिसे जिप्सम को ही बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। धावन सोडा जो है, इसका उपयोग जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, धावन सोडा का, धोने वाली सोडा का, जिसे Na2CO3.10H2O इसका सूत्र होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो इसका उपयोग जो है उर्वरक में कांच उद्योग में जो है गन पाउडर तथा पटाखे बनाने में हम लोग करते हैं। कांच उद्योग में गन पाउडर और पटाखे बनाने में किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4 होता है, 0.5H2 होता है। इसका उपयोग जो है विद्युत लेपन में कॉपर को शुद्ध करने में किया जाता है। रंगाई छपाई में तथा कीटनाशक के रूप में हम इसको करते हैं। पोटाश एलम जो होता है इसका सूत्र बहुत लंबा होता है क्योंकि ठोस पदार्थ का होता है। इसमें रंग बंधन के रूप में किया जाता है, रंगाई के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जल को शुद्ध करने में करते हैं पोटाशियम को। जिसे K2SO4 तो होता ही है, पॉइंट Al2 होता है, एल्युमिनियम होता है और SO4 ब्रैकेट में होता है, फिर 3 हो जाते हैं, फिर 0.24H2 होते हैं, मतलब 24.H2 मतलब 24 जल, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए। अब चलते हैं हम इसमें पीएच मान की बात करते हैं। पीएच स्केल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीएच मान क्या होते हैं सुनिए। यहाँ पे देखिए पीएच स्केल का जनक माना जाता है डेनिस जैव रसायन जो है रसायन है, उन्हीं को बोला जाता है। जैसे पूरे नाम देखा जाए तो सोरेसन, सोरेसन डेनिस जैव बोलिए, ज्यादा बढ़िया है। तो सोरेसन बोलिएगा, डेनिस का मतलब सोरेसन डेनिस, डेनिस मतलब पता है जगह है, वहां के रासायनिक शास्त्र थे। ठीक है, रसायन शास्त्र थे, उन्होंने ही पीएच स्केल की खोज की, इसलिए जनक बोला जाता है। पी का मतलब होता है पोटेजन, पोंटेजन ऐसे बोलते हैं, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पोटेजन, पोंटेजन शक्ति और हाइड्रोजन ये मिलके बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। क्लियर हो गए। तो आगे सुनिए कि पीएच क्या है। तो पीएच का मान किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता की माप कर होता है। पीएच स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन की उपस्थिति मतलब घुलनशील की स्थिति पर होता है। उपस्थिति जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रदूषित किया जाता है, या प्रदर्शित करते हैं, प्रदूषित नहीं प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा। पीएच मान का हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह पैमाना जो है 1909 में डेनिस जैव जो रसायन शास्त्र थे, उनका नाम सोरेसन था। सोरेसन ने इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। ठीक है, सोरेसन द्वारा किया गया था पीएच मान का। और यहाँ पे सुनिए कि पीएच में पी का सूचक होता है पोटेंज, याद रखिएगा, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। पोटेंज माने शक्ति। और एच सूचक जो होता है ये हाइड्रोजन का होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि पीएच का अर्थ पूर्णतः हाइड्रोजन की शक्ति होता है, ये बात हम जानते हैं। और सुनिए, इस स्केल में समानता, पीएच स्केल में समानता शून्य मतलब अधिक लंबता, मतलब अधिक अम्लता या लंबता बोल दिया मैंने, अम्लता, अम्लता मतलब होता है एसिड। अधिक एसिड में जो है 14 अधिक क्षारीय तक होता है, मतलब अधिक अम्लता होगा 14 होगा। और पीएच को ज्ञात करना या ज्ञात कर सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, उसका उतना ही कम होगा। तो पीएच स्केल जो होते हैं 0 से 14 होते हैं। तो 14 होते हैं तो मतलब कि जितना उसका कम होगा वही होगा अम्लता। अब इसमें चलिए हम बता देते हैं कि पीएच स्केल का जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस करिए कि पीएच की बात करते हैं। कुछ समान पदार्थ का पीएच मान हम याद करते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप में हम अम्लीय को देखें तो 7 7 याद रखिएगा, 7 जो है टोटल होते हैं 14, 0 से लेकर 14 तक होते हैं। तो मतलब कि 7 पीएच मान जो होते हैं उसे हम शुद्ध जल बोलते हैं, इसे उदासीन भी बोला जाता है। ठीक है, उदासीन होता है 7 पीएच मान उदासीन, मतलब इसमें ना नमक ज्यादा होगा, ना एसिड होगा, ना क्षारीय होगा, ये उदासीन होगा। इसमें नमक हम लवण रखते हैं। ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो उदासीन के रूप में ऐसे याद रखिए, शुद्ध जल को हम उदासीन कहते हैं, जिसमें पानी में स्वाद वाद नहीं होता है ना। चलिए, तो अब अम्लीयता में कर रहे हैं, एसिड में कर रहे हैं हम बात, तो इसमें पीएच मान जो है 0 से 1 में बैटरी अम्ल, बैटरी जो होता है उसमें आपको मिलेगा 0 से 1 तक। तो ये अम्ल में आएगा, क्योंकि जितना कम होगा, 7 से कम वाले को अम्ल बोलते हैं, 7 से अधिक वाले को हम क्षारीय बोलते हैं, बेस बोलते हैं, याद रखना है। तो पीएच मान जो है 1.2 से लेकर 2 तक अगर रहेगा तो जठर अम्ल में आता है। जठर ग्रंथि उसमें मिलता है आपको, ऐसे याद रखिए, जठर अम्ल होते हैं। पित्त आप बोल सकते हैं,
पीएच 2.2 से लेके 3.4 तक अगर पीएच मान है तो ये नींबू के रस में मिलेगा और सिरका में आपको मिलेगा। एक पीएच मान अगर देखा जाए 3.2 से लेके 3.9 तक, मतलब 3.2 से लेके 3.9 तक ये संतरे के रस में, सोडा में, कुछ दांतों को साफ करने वाले विलियन में या वाइन में। वाइन में आपको पीएच मान जो है 3.2 रहेगा या 3.9 रहेगा, उसी के बीच में रहेगा। अब देखिए 4 से लेके 4.4 तक का पीएच मान जो रहता है, इसमें टमाटर के रस में आपको मिलेगा और ऊपर से बियर में भी मिलता है। और सुनिए, पीएच मान 4.5 से लेके 5.5 जो है काली कॉफी में मिलता है, कॉफी में ज़्यादा मिलता है, याद रखिए काली वाली कॉफी। अब पीएच मान की बात करें, अम्लता की बात करें तो 6.4 से लेके 6.6 तक का पीएच मान अगर देखा जाए, तो वो होता है लार से या गाय के दूध में, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका 7 में। ब्लड में आप बता सकते हैं क्या होता है, ब्लड में क्षारीय होता है ब्लड हमारा। जैसे मान लीजिए कि 7 से आगे वाला होगा बेश, मतलब क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। अब देखिए 7.3 से लेकर 7.5 का जो पीएच मान होता है वो मानव के मूत्र में मिलेगा और मानव के रक्त में मिलेगा, यही होता है। जिसमें 7.4 जो है मानव का रक्त बताया जाता है। पीएच 8 जो होता है, पीएच मान जो 8 है वो समुद्र के जल में आपको मिलेगा, नमकीन मिलता है ना, एकदम अंदेशीय रूप से मिलता है एकदम। पीएच उदासीन करने वाले दंत विलयन में मिलते हैं इसी में, पीएच 8 में। और पीएच 9.2, पीएच मान 9.2 जो है बेकिंग सोडा और सोडा पे में आपको मिलता है। ठीक है? ये सब बेस है। 7 से आगे वाला को बेस बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। 10 पीएच मान जिसका है वो प्रति अम्ल है। प्रति अम्ल मतलब इस इमेज में आपको गलती से छप गया है, याद रखिएगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए। प्रति अम्ल हो ही नहीं सकता, प्रति क्षारीय कह सकते हैं आप, इसमें याद रखिएगा। ठीक है? तो ये प्रति, हाँ, ये इसमें बोल सकते हैं। 1 मिनट गई, ये जो है इमेज जो है गलती से आपको लिख दिया है, छप गया है। ये पीएच 10 हो जाए प्रति अम्ल में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पीएच 11 जो होता है, 11 जो होता है प्रति अम्ल दांतों के उपचारों में प्रयुक्त विलयन होते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये सब नोटिस कर लीजिए। ये जो है, ये सब जो है गलती से ये छप गया है, मान के चलिए ये सब गलती से छप गया, छोड़ दीजिए। ठीक है। इसे हटा दीजिए। 12.5 जो है साबुन वाली पानी में होता है, याद रखिएगा। और 14 पीएच मान जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब हाइड्रोक्साइड में होता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये सब जो है ये थोड़ा सा 10 से लेके थोड़ा सा ये पीएच मान जो है सही नहीं है, तो इसका हम बाद में बता देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि 7 से लेके 0 की ओर जो है बाईं तरफ जो देख रहे हैं आप, ये जो है बढ़ती अम्लता है। H प्लस आयन की सांद्रता की मात्रा की वृद्धि होती है। और उदासीन तो आपका बीच में है, 7 में है न्यूट्रल। 7 से 14 की ओर जो दाईं तरफ आपको दिख रहा है, ये बढ़ती क्षारक है, बेस है, प्राकृतिक है, जिसे H प्लस आयन की सांद्रता में कमी की बात करता है। और सुनिए, H प्लस आयन की सांद्रता में परिवर्तन के साथ जो पीएच मान में परिवर्तन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है, याद रखना, जिसका पीएच मान कम होता है, अम्लीय प्राकृतिक अधिक होते हैं। H प्लस आयनों की सांद्रता बराबर होती है, याद रखना है, क्योंकि 10 की पावर -7 m होता है। पीएच मान जो है 7 होता है, उदासीन होते हैं। H प्लस आयनों की सांद्रता कम होती है, H प्लस कम होता है। इसमें पीएच मान जो है अधिक होगा, क्षारीय प्राकृतिक अधिक होगा, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए वन लाइनर थोड़ा चलते हैं और खत्म करते हैं। तो आप ये पढ़े थे कि अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये हम जानते हैं। और प्रबल अम्ल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड को, एसिड में जो है HCl, H2SO4 और HNO3 जो है शामिल होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, ये सब सम्मिलित होते हैं। दुर्लभ अम्ल में देखा जाए तो दुर्लभ अम्ल में एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल शामिल होते हैं, याद रखिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होते हैं। अब देखिए एसिटिक अम्ल की गंध जो है सिरके जैसी होती है, याद रखिए। बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिए, ये सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए पायरोफोरो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल जो है, एक जो है ट्रेटावेशिक अम्ल होता है। कैसा है? ट्रेटावेशिक अम्ल होता है। सरसों के तेल में क्या होता है?
एरुशिक अम्ल होते हैं, एरुशिक अम्ल होते हैं। सेम में मौलिक अम्ल होते हैं, याद रखिएगा, मैलिक मौलिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे है कि HOO, HOO, CC, OOH होता है। ये इसका रासायनिक जो नाम है इसे ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, याद रखना है, ये सब भी आप छोड़ सकते हैं। आगे चलेंगे, सोडा पानी में क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये भी आप जानते हैं। अम्ल देखिए, अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करता है, निकालता है। अम्ल वे पदार्थ हैं, यहाँ पे देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में हाइड्रोजन आयन मतलब आयन प्लस प्रदान करता है, H प्लस प्रदान करता है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र में नीला कर देता है। अगर क्षार में लाल देखा है, लाल लिटमस पत्र होंगे तो नीला होंगे। अगर प्रबल क्षार की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो NaOH और KOH शामिल होता है, मतलब कि सोडियम ऑक्साइड बोलिए और पोटेशियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। और सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। तो सभी वेश क्षारक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी है कि सारे क्षारक क्षार हो सकते हैं, क्षार नहीं होगा, क्षारक सब होगा। एक्वा रेजिया जो है एक तरल पदार्थ है जो सोने और प्लेटिनियम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है, सोचिए घोल देता है। अब सुनिए, लवण आयनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है। और सुनिए, उदासीकरण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, मतलब एक H2O बनाता है, याद रखिएगा, और नमक भी बनाता है। वन लाइनर में आप सुनिए, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl सबसे सामान्य लवण माना जाता है। लवण जो है उदासीन, अम्लीय और क्षारीय हो सकते हैं, लवण रहते हैं, जल हमारा उदासीन होता है, याद रखिएगा। लवण जो है, नमक जो है जल में घुलकर विद्युत अपघटन का काम करता है, बनाते हैं। अम्लीय लवण जो हैं, लवणों के उदाहरण में NaHSO4 और NaHCO3 शामिल होते हैं, याद रखिएगा। और सुनिए, क्षारीय लवणों के उदाहरण में MgOHCl और ZnOHCl शामिल हैं, याद रखना है। मोहर लवण की बात करते हैं। मोहर लवण जो है उसे द्युत लवण में जो 2 धनायन और 2 ऋणायन होते हैं, याद रखना है। धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक, ये टार्टरिक है क्या है, यानी हाँ टार्टरिक है, अम्ल जैसे मध्यम अम्ल का मिश्रण होता है इसमें, याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर में यहाँ पे देखिएगा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है चींटी के काटने से उत्पन्न फार्मिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए किया जाता है। पीएच मान जो है किस पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है, याद रखिएगा। सूचक रंग परिवर्तन द्वारा यह बताता है, मतलब बताते हैं कि पदार्थ जो है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है। 7 से अधिक का पीएच मान को दर्शाया जाता है क्षारीय, याद रखिएगा। 7 से कम वाले को अम्ल बोलते हैं, याद रखिएगा, लेकिन 7 से अधिक वाले को क्षारीय बोलते हैं। एथेनॉल के संपर्क में आने पर लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है, याद रखना है। दांतों में सड़न तब शुरू होता है जब मुंह में पीएच मान 5.5 से नीचे चला जाता है, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है 10.5 है, जो कि क्षारीय यौगिक बनाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई शक नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।